हेलो एवरीवन। तो आज अपनी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, लॉज ऑफ मोशन प्लस सर्कुलर मोशन यू कैन से बच्चों। इसकी आज लास्ट क्लास होगी और जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस और टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो क्वेश्चन ये है कि टेंशन इन अ रोटेटिंग रिंग। बच्चों एक रिंग है और वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उसमें टेंशन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी, ये बात हमें डिस्कस करनी है। तो लेट मी टेक अ रिंग। बच्चों मैं एक रिंग ले रहा हूं, बहुत ध्यान से इसका प्रूफ समझना। और जो इसका मेथड होगा दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड बच्चों, दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड। क्लियर। और ये इवन इस चैप्टर में नहीं, मैक्सिमम चैप्टर्स में इस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। बस बच्चों सिचुएशन बदलती रहती है लेकिन ये वैरायटी बिल्कुल सेम रहेगी। तो बहुत ढंग से आप इसके प्रूफ को समझेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से ये रिंग रोटेट कर रही है। इसका मास हम m मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। और रेडियस r, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मास इज m एंड रेडियस इज r। ठीक है बच्चों। अब हम सोचते हैं कि यार इसमें टेंशन क्यों आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। छोटा सा एलिमेंट, ध्यान से देखिए, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, हालांकि मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊंगा। बट इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट हियर। ठीक है बच्चों, और ये वर्टिकल लाइन है। और मैं इस एंगल को सपोज डी थीटा मान लेता हूं बच्चों, और इस एंगल को भी मैं बच्चों डी थीटा मान लेता हूं। क्लियर है? एकदम क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इतने से पार्ट का एफबीडी बनाऊंगा तो बच्चों इतने से पार्ट का मास अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, सोचिए। मैं जानता हूं कि 2 पाई एंगल में एम मास है, तो 2d थीटा एंगल में मास क्या बनेगा बच्चों, m/पाई टाइम्स डी थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस ग्रीन वाले का मास बच्चों हमने लिख दिया और वो कितना मास आ गया, m/पाई डी थीटा। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है कि यार ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो भी रोटेट कर रहा है, सही बात है। तो इस पार्ट को बच्चों सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है? ये सारा काम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम कर रहे हैं, तो ग्रेविटी तो इनटू द प्लेन है ना बच्चों। mg लग रहा होगा अंदर, नॉर्मल लग रहा होगा बाहर। इस ग्रीन वाले पार्ट को कौन घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है? या अगर मैं इस रोटेटिंग फ्रेम में बात करूं बच्चों, तो रोटेटिंग फ्रेम में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम सेंटर, वो कितना बनेगा, dm ओमेगा स्क्वायर r। हु इज बैलेंसिंग दिस dm ओमेगा स्क्वायर r? तो इसका आंसर है बच्चों, टेंशन डेवलप हो गई है इसके अंदर। अगर मैं टेंशन शो करूंगा, इस वाले एंड पे बच्चों टेंशन लगेगी ऐसे, और इस पे लगेगी बच्चों टेंशन ऐसे, टी टी, यस और नो। और इस टी का जो अलोंग द सेंटर वाला कंपोनेंट है दैट विल बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैं कह सकता हूं कि वो वाला कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो अगर बच्चों मैं ये एंगल चेक करूंगा तो ये भी डी थीटा बनेगा और ये एंगल भी डी थीटा बनेगा। तो जो कोस वाले कंपोनेंट हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, वो कैंसलेशन में आ जाएगा बच्चों। और नीचे जो नेट फोर्स बनेगा दैट विल बी 2t साइन डी थीटा। सो ये डीएम बिल्कुल बेटा स्टैंडर्ड मेथड है, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। dm ओमेगा स्क्वायर r will be balanced by 2t sin d theta. But you can see बच्चों, you can see that this d theta is very very small, very very small। तो क्या मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मान सकता हूं क्या, कि साइन डी थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली डी थीटा। बच्चों डीएम का वैल्यू है m/पाई डी थीटा, साथ में है ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली डी थीटा कैंसलेशन में चला जाएगा बच्चों। तो टी का वैल्यू क्या बना, m/ओमेगा स्क्वायर/2 पाई। इतना टेंशन इस
रोटेटिंग रिंग में बच्चों डेवलप होगा घूमने की वजह से। क्या बात क्लियर है? यस और नो? बच्चों क्लियर है कि नहीं है? इसको हम बच्चों को याद करने के लिए बच्चों बोलते हैं, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी काफी बार बताया जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि नेट रेडियल स्केलर फोर्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। बच्चों रेडियल और स्केलर पे अंडरलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोचिए अगर हमारे पास एक रिंग है बच्चों, तो हर एक डीएम पे अवे फ्रॉम सेंटर डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा बच्चों, हर एक डीएम पे, है ना? हर एक डीएम पे डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। अगर मैं इन सबको वेक्टर सम करूंगा तो वो तो बच्चों जीरो बन जाएगा। वो तो जीरो बन जाएगा बिकॉज हर एक डायरेक्शन में अवे फ्रॉम सेंटर डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है। तो हर एक राइट वाले इस फोर्स के लिए इतना ही लेफ्ट में भी फोर्स है, यस और नो बच्चों? तो वो तो कैंसलेशन में चला जाएगा। इसलिए क्या बोला कि सारे के सारे डीएम डीएम पे लगने वाले फोर्सेस को स्केलर की तरह ऐड कर दो। अगर बच्चों स्केलर की तरह ऐड करेंगे तो सबको ऐड करेंगे तो डीएम की जगह टोटल मास आ जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा अपॉन 2 पाई। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है जनरली कि ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो नेट रेडियल स्केलर फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। आई होप द मेथड इज क्लियर, बट गाइस आई स्ट्रोंगली रेकमेंड कि आप इस मेथड को याद रखें। ठीक है बच्चों? मैं फिर से बोल रहा हूं, हमने कैसे सोचा इसके बारे में। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग थी, ठीक है? हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और हमने सोचा कि इसके यार इसको सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, या इसके सेंट्रीफ्यूगल को कौन बैलेंस कर रहा है। तो आंसर क्या था बच्चों? ये अलोंग द सेंटर लगने वाला कंपोनेंट विच इज 2t साइन डी थीटा। अब एक क्वेश्चन इरोडो में है बच्चों, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। अ चेन ऑफ मास m forming a circle of radius r is slipped on a smooth round cone with half angle theta। तो इसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, कितना बच्चों मैं समझ पाया। देयर इज अ कोन ओवर हियर, एंड दिस हाफ एंगल इज बेसिकली बच्चों थीटा। और एक चेन इसने बोला, यहाँ पे एक चेन है, इस प्रकार से बच्चों एक चेन है, ठीक है ना? इस प्रकार से एक चेन है एंड द रेडियस इज बेसिकली आर। ठीक है ना? चारों ओर बच्चों, कोन के चारों ओर मैंने एक चेन को बेसिकली कोन के ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे आके कहीं फिट हो गई रेडियस आर पे, ठीक है ना? आपने यहाँ से बच्चों चेन को डाला और वो स्लिप करते करते आर रेडियस पे फिक्स हो गई है। फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन if it rotates with a constant angular velocity omega about the vertical axis coinciding with the axis of cone। बच्चों ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं। क्लियर? तो मुझे लगता है बच्चों जो पहले वाला सवाल था उसमें भी रिंग ओमेगा से घूम रही थी, इसमें भी रिंग ओमेगा से घूम रही है। बट पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों ग्रेविटी पिक्चर में नहीं आई थी, है ना? इस वाले क्वेश्चन में ग्रेविटी पिक्चर में आ सकती है, यस और नो? और बच्चों क्योंकि इसको मैंने इस कोन के सरफेस पे रखा है तो कुछ नॉर्मल वॉर्मल भी आ सकता है ना? पहले वाले क्वेश्चन का ही मॉडिफिकेशन है। आई रियली वांट यू पीपल प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? तो आइए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बच्चों छोटा सा डीएम एलिमेंट लो, डीएम एलिमेंट, छोटा सा डीएम एलिमेंट, ठीक है ना? तो मैं आपको इसका साइड व्यू भी दिखाऊंगा जो मैंने पिछली बार बच्चों बनाया था। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको ताकि उसी को मैं यहाँ पेस्ट कर सकूं, या ठीक है बच्चों? तो रेडियस आर आपको ना बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, बस आप देखते जाओ बेटा, बहुत अच्छे से आप देखते जाओ। इस डीएम पर बच्चों नॉर्मल तो ऐसे लगेगा, यस और नो? बच्चों ऐसे नॉर्मल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐसे नॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो अगर मैं बात करूं इस डीएम पे बच्चों, एक तो फोर्स लगेगा डीएमजी, ठीक है? और अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो ये एंगल बच्चों थीटा होगा। क्लियर है? और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो एन का एक कंपोनेंट बन गया एन कोस थीटा, और बच्चों ये कंपोनेंट बन गया एन साइन थीटा। बोलो क्लियर? तो अगर मैं
इसका बच्चों टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू से मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, एक बेसिकली रिंग दिखेगी जो ओमेगा से घूम रही है। यस और नो बच्चों, एक रिंग दिखेगी जो ओमेगा से घूम रही है। तो जो पिक्चर मैंने पहले बनाई थी, जो पिक्चर बच्चों मैंने पहले बनाई थी, याद करो, याद करो, डी थीटा वाली, डी थीटा वाली, इस बार भी सेम पिक्चर बनाएंगे, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, चलो बच्चों एक छोटी सी कॉल आ गई थी। तो मैं क्या बता रहा था कि यार ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया था बच्चों, इसके ऊपर अवे फ्रॉम सेंटर एक फोर्स लग रहा था, कितना, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, याद है कि नहीं है बच्चों? और मैंने कहा था कि टेंशन टी, टी जो लगेगी अलोंग द सेंटर, कितना कंपोनेंट बन गया था उसका, 2t साइन डी थीटा। लेकिन यहां पे यार एक छोटा सा चेंजेस है, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो रिंग बनी है इसमें सेंटर से अवे एक और फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स। तो इस डायग्राम में छोटा सा बदलाव आना चाहिए, अवे फ्रॉम सेंटर वन मोर फोर्स इज देयर विच इज एन कोस थीटा। बच्चों बात क्लियर है कि नहीं है? आप चाहो तो डीएन भी इसको लिख सकते हो, छोटा सा नॉर्मल रिएक्शन, बट खैर कोई बात नहीं, वो वैसे भी कैंसलेशन में चला जाएगा। तो एन साइन थीटा विल बैलेंस डीएमजी बच्चों, है ना? और अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा तो बच्चों बनना चाहिए एन कोस थीटा इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा। अगर आप करेंगे तो बच्चों वो तो आई एम वेरी श्योर यू ऑल विल एग्री कि साइन डी थीटा को हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, साइन डी थीटा को हम लिख पाएंगे अप्रोक्सीमेटली डी थीटा। तो ये बन जाएगा कितना जी, 2t डी थीटा माइनस डीएम का वैल्यू बच्चों याद करो क्या था, डीएम लिख लो एक बार, कोई बात नहीं, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। अब बस इसको सोल्व करके मुझे टेंशन निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए ताकि एक बार नॉर्मल तो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो एन से एन कट गया है, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डीएम जी डिवाइडेड बाई 2t डी थीटा माइनस डीएम कितना बनेगा बच्चों, डीएम का वैल्यू पीछे चेक करो क्या था, डीएम का वैल्यू है एम बाई पाई डी थीटा। ठीक है जी, तो मैं यहां पर भी इसका वैल्यू पुट कर सकता हूं। चलो एक बार डीएम की फॉर्म में ही छोड़ रहा हूँ, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है जी। चलो बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, टेन थीटा कोट थीटा बन जाएगा, और ये बनेगा 2t डी थीटा माइनस डीएम विल बिकम एम बाई पाई ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय बच्चों, ये बनेगा एम बाई पाई, ठीक है, डी थीटा भी आएगा बच्चों, ठीक है ना, डीएम में एम बाई पाई डी थीटा आएगा। क्लियर है? और बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, डीएम जी है तो डीएम का वैल्यू एम बाई पाई डी थीटा इंटू जी आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से कुछ कैंसलेशन शायद होगा, डी थीटा डी थीटा डी थीटा सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, उसको वहां भेज देंगे तो बच्चों बनेगा एम जी बाई पाई कोट थीटा। ठीक है जी, उसको वहां भेज दो, प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई पाई इज इक्वल टू 2t। तो t निकालने के लिए बच्चों दो का भाग भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप चाहें कि मैं कॉमन ले लूं एम जी बाई टू पाई, तो एम जी बाई टू पाई कॉमन लेंगे तो कोट थीटा बनेगा, एम गया, टू पाई गया बच्चों, जी अगर लेंगे तो जी को भाग में लाना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी आ जाएगा। तो आप एम जी बाई टू पाई कॉमन लेके ये रिजल्ट भी बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। ऐसे कोई भी शेप हो, आप चाहे तो हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे चेन को रख सकते हैं और सेम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। बाय द वे दैट इज द होल आइडिया। अगर आप इसका डेरिवेशन जानते हैं बच्चों, इसी में ही कुछ प्लस और माइनस हो रहा होगा, सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर कोई एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स लगते रहेंगे और आप क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। बोलो क्लियर है? प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ढंग से सोच समझ के तवज्जो देके बनाना है बेटा। क्लियर? चलिए, अब हम बच्चों बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें सर्कुलर और फ्रिक्शन दोनों के अच्छे फंडे इन्वॉल्व होंगे। और याद करो बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन इज दैट ग्रेट गाय हु वाना कीप द टू लवर्स टुगेदर। बच्चों
अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा उन क्वेश्चंस के बाद आपको फ्रिक्शन से मोहब्बत हो जाएगी कि यार कितनी सही चीज है फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन कितनी सही चीज है, वो हमेशा दो प्रेमियों को साथ रखता है। बच्चों मैं पहली सिचुएशन आपके सामने बनाता हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब बच्चों ग्रेविटी इज इनटू द प्लेन। ऐसे आपने हिंज कर दिया और एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया जिसका मास m है बच्चों। फ्रिक्शन प्रेजेंट है और आपने इसको v नोट की वेलोसिटी दी और ये सारा काम ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये सारा काम ग्राउंड पे हो रहा है। तो मैं बना देता हूं कि ये बच्चों ग्राउंड पे सारा काम हो रहा है। क्लियर, सारा काम ये ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। अब बच्चों सोचो यार, इस क्वेश्चन में लवर्स कौन कौन है, प्रेमी कौन कौन है बच्चों। ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। जो ब्लॉक है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन चाहेगा कि दोनों साथ साथ रहें। कौन दोनों बच्चों, एक तो ब्लॉक और एक ग्राउंड, है ना। बट ग्राउंड रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि ब्लॉक भी रुक जाए या ग्राउंड को भी घुमा दे। वेल ग्राउंड को घुमाना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को साथ रखने के लिए बच्चों फ्रिक्शन क्या करेगा, वो इसको रोकना चाहेगा। वो इसकी स्पीड को कम करके जीरो बनाना चाहेगा। यस और नो। और यही तो हम बच्चों डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा सेटअप बनाएंगे और अगर आपने ब्लॉक को वेलोसिटी दी, कुछ देर बाद वो घूम के रुक जाता है ना। क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन हमेशा दोनों जो भी कांटेक्ट में है उनको साथ रखना चाहता है। तो फ्रिक्शन चाहेगा कि ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा बच्चों, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक स्टॉप्स। फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक स्टॉप्स। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है क्या। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की चाहत क्या है, दोनों साथ रहें ग्राउंड और ब्लॉक, तो बच्चों स्पीड को कम करेगा। और स्पीड को चेंज कौन करता है, याद करो, हु विल चेंज द स्पीड, एटी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन विल प्रोवाइड एटी। और बच्चों एटी भी डिसलरेशन वाला, ठीक है बेटा, रिटार्डिंग वाला। क्लियर, तो इसके पीछे की ओर बच्चों फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है, यस और नो। और फ्रिक्शन भी काइनेटिक लगेगा बच्चों। तो फ्रिक्शन का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, दिस विल प्रोवाइड m टाइम्स एटी। और वो क्या बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, मैं जानता हूं कि एटी वो है जो स्पीड को चेंज करता है, dv बाई dt। क्लियर, यस और नो। और उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस म्यू टाइम्स एन। एन बनेगा बेटा mg, क्योंकि एन है बाहर की ओर, mg है अंदर की ओर। क्लियर, ये माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि जो स्पीड है वो समय के साथ घटेगी, तो dv बाई dt शुड बी अ नेगेटिव नंबर। तो यहां से dv बाई dt क्या बन गया, माइनस का म्यू जी। तो dv क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का म्यू जी dt। when time is zero, velocity is v naught, we are looking for a time when the speed becomes zero। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा v नोट बाई म्यू जी। दैट विल बी द आंसर। और इस क्वेश्चन में बच्चों फ्रिक्शन ने 80 दिया, फ्रिक्शन ने 80 दिया। बच्चों घूमने के लिए सेंट्रीपिटल कौन देगा, टेंशन। ठीक है बच्चों, टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखना फ्रिक्शन एक अलग रोल प्ले करेगा। बहुत ध्यान से बच्चों आपको देखना होगा, बहुत ध्यान से। मान लेते हैं बच्चों, लेट मी टेक अ डायग्राम। या एक डिस्क है बच्चों अपने पास, ठीक है ना, डिस्क है। ठीक है बच्चों, और जो डिस्क है हमारी, वो बिंदास ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और आपने इसकी रेडियस को आर सेट कर रखा है, इसकी रेडियस आर है बच्चों। आपने चुपके से स्लोली एक ब्लॉक को जिसका मास m है डिस्क के ऊपर रख दिया जो कि घूम रही थी। और फ्रिक्शन प्रेजेंट है बच्चों, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो सोचो क्या होगा यार बच्चों, यहाँ पे प्रेमी कौन कौन है, कौन कौन कॉन्टेक्ट में है। ये जो ब्लॉक है वो डिस्क के कॉन्टेक्ट में है। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, दोनों साथ साथ रहें। यस और नो बच्चों, फ्रिक्शन चाहेगा दोनों साथ साथ रहें। बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यार दोनों को साथ रखना है, डिस्क घूम रही है तो फ्रिक्शन या तो इस ब्लॉक को भी इसी ओमेगा से घुमाना चाहेगा, या फिर बच्चों क्या होगा, इस डिस्क को रोक देगा। देखो बच्चों ब्लॉक को रोका हुआ है, यस और नो, या तो डिस्क को भी रोक दे यार, या ब्लॉक को भी घुमा दे, कौन सा फिजिबल है बच्चों? ऑफ कोर्स ब्लॉक को घुमाना। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि यार ब्लॉक घूमे, बच्चों साथ साथ घूमे। लेकिन यार फ्रिक्शन की चाहत है साथ साथ घुमाना, लेकिन अगर तुमने बहुत ही तेज इसको डिस्क को ओमेगा दे दी तो क्या पता साथ ना रहे। तो वेल देयर विल बी सम लिमिट ऑन ओमेगा, जब तक साथ रह सकते हैं, यस और नो बच्चों। तो क्वेश्चन ये आया कि फाइंड मैक्सिमम ओमेगा so that the block do not slip on the disk। तो भाई मुझे इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की चाहत ये समझ में आ रही है, दैट फ्रिक्शन चाहेगा कि बेटा ब्लॉक घूमे, और घुमाने के लिए ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, घुमाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल। क्या चाहिए बच्चों, सेंट्रीपिटल। तो इन दिस केस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड ए आर, एम टाइम्स ए आर, यस और नो बच्चों। क्या बनेगा ये, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, बट बच्चों दैट शुड बी अवेलेबल ना, तो दैट शुड बी लेस देन फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी लेस देन, दिस विल बी म्यू टाइम्स एम टाइम्स जी, बिकॉज बच्चों नॉर्मल है ऊपर, एम जी लग रहा है नीचे। बोलो क्लियर। तो एम से एम कटा, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों आ गई, ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई आर। अगर आपने ओमेगा इसके बराबर या इससे कम रखी तो बच्चों बिंदास ये ब्लॉक डिस्क के साथ घूमेगा। और अगर आप चाहते हो कि साथ ना रहे तो इससे तेज ओमेगा कर दो बच्चों, वो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? क्या चीज बेटा समझ में आ रही है, यस और नो? सोच के बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यार देखो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में कैसे एक चेंज करने वाला हूं। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए आपने इसको अल्फा दिया होता, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या होता बच्चों, ओमेगा बदलता हर इंस्टेंट पे, टाइम के साथ ओमेगा बदलता, यस और नो? तो अगर बच्चों मैं इसको अल्फा दूंगा तो क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा पे होगा, या वो टाइम बताओ जब स्लीपिंग शुरू होगी, आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन होना चाहिए? वेल बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन होना चाहिए कि यार वो टाइम बताओ जब स्लीपिंग शुरू होगी। क्योंकि बच्चों अगर अल्फा आ गया तो ओमेगा बदलेगा 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 बदलेगा, एक इंस्टेंट पे ओमेगा मैक्स भी आ जाएगा, उससे ज्यादा भी होगा, यस और नो? तो अल्फा की आप चाहे वैल्यू कितनी भी रख लो, कम रख लो चाहे ज्यादा रख लो, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने बच्चों अल्फा ज्यादा रखा तो जल्दी स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, बच्चों अल्फा कम रखा तो लेट स्लिपिंग शुरू होगी, लेकिन स्लिपिंग शुरू होना तय है। तो बेटा अगला सवाल आप देखना, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसी में ही हल्का सा मॉडिफिकेशन बच्चों हम करेंगे, एंड यू विल सी कि यार फ्रिक्शन कितनी सही चीज है बच्चों, फ्रिक्शन कितनी ज्यादा सही चीज है। ये बच्चों ऐसे अल्फा से घूम रहा है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं बेटा अल्फा को कांस्टेंट ले रहा हूं, ओमेगा इनिशियल को मैं 0 बोल रहा हूं। अगेन देयर इज अ ब्लॉक ओवर हियर, रेडियस इसकी आर है बच्चों, म्यू का वैल्यू म्यू है, मास एम है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट। ठीक है बच्चों, एक बात तो कंफर्म है कि कुछ टाइम तक तो स्लीपिंग नहीं होगी, और बच्चों अगर कुछ टाइम तक अगर स्लीपिंग नहीं होगी तो जरा सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों साथ साथ हैं? लेकिन यार डिस्क तो सर्कुलर मोशन कर रही है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म, तो ब्लॉक को भी कुछ टाइम तक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना होगा। मतलब बच्चों डिस्क के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे एटी भी है और एआर भी है, मतलब इसके पास बच्चों ए नेट है। तो जिस मोमेंट तक स्लिपिंग शुरू नहीं हुई है तो बेटा ब्लॉक के पास भी ए नेट होना चाहिए। लेकिन यार ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस नॉर्मल ऊपर है, एमजी ऐसे है, इसके प्लेन में तो बच्चों कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो फोर्स कौन लाएगा, अगेन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की चाहत क्या है, दोनों साथ रहे, तो इस क्वेश्चन में बच्चों फ्रिक्शन ए नेट देगा। तो फ्रिक्शन
विल बी m टाइम्स ए नेट। क्या होता है बच्चों? AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो 4 नो स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है बच्चों तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए दैट शुड बी अवेलेबल, वो मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, म्यू टाइम्स mg। ये रिलेशन क्लियर हुआ बच्चों? जब तक स्लिपिंग नहीं हुई है तब तक ये होल्ड करेगा। बस अब इसी में कैलकुलेशन करनी है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, m टाइम्स व्हाट इज AR। AR में जानता हूं बच्चों होती है ओमेगा स्क्वायर R, प्लस में AT वी ऑल नो दैट इज R अल्फा। अरे याद है कि नहीं है बच्चों? याद है कि नहीं है? याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है जी। चलो बेटा, बट क्वेश्चन में तो अल्फा गिवन है, तो किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा कैसे निकालेंगे बच्चों? इफ अल्फा इज कांस्टेंट आई नो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स टी। तो ओमेगा फाइनल किसी भी इंस्टेंट पे बच्चों बनेगा अल्फा इंटू टी। अगर आपका अल्फा वेरिएबल होता तो बच्चों हम अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी करके सोल्व करते। ठीक है बच्चों। तो ओमेगा पुट करेंगे अल्फा टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। यहां से बच्चों वो टाइम पता लग जाएगा जब तक स्लिपिंग नहीं हुई है। ठीक है, मतलब उसके जस्ट बाद स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। अल्फा पावर 4 टी पावर 4 आर पावर 2 प्लस आर पावर 2 अल्फा पावर 2 लेस देन इक्वल टू म्यू 2 जी 2। तो बच्चों टी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 4 आर पावर 2 सारे की पावर 1/4। बच्चों इस टाइम तक स्लीपिंग नहीं हुई तो स्लीपिंग कब शुरू होगी? जब टाइम इससे जस्ट ज्यादा होगा उस पर बच्चों स्लीपिंग शुरू हो जाएगी। तो हैव यू नोटिस द ब्यूटी ऑफ फ्रिक्शन? बच्चों पहले सवाल में फ्रिक्शन ने AT दिया साथ रखने के लिए, सेकंड क्वेश्चन में फ्रिक्शन ने AR दिया साथ रखने के लिए, और बच्चों थर्ड क्वेश्चन में फ्रिक्शन ने दोनों दिया साथ रखने के लिए। क्या बात क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं आपको थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी बच्चों कराता हूँ। थोड़े से अच्छे सवाल होंगे, आपको बहुत अच्छे से केयर करनी होगी, तब जाके बच्चों आप इस सवाल को सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, हमें निकालना है बच्चों फाइंड द टाइम व्हेन द स्लीपिंग अकर्स। ठीक है, इस बार क्या हुआ, एक हमारे पास रोड है बच्चों जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। ठीक है ना, इसका बच्चों रोड का क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला, कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बच्चों, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और ये जो बीड हमने इसके अंदर डाली हुई है बच्चों, इस बीड का क्रॉस सेक्शन भी सर्कुलर है। ठीक है, इनिशियली वो R0 दूरी पर है एक्सिस से, और मैंने इसको रोड को अल्फा से घुमाना चालू करा। अल्फा बच्चों आप कांस्टेंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, और ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है बच्चों, कुछ टाइम तक तो स्लीपिंग नहीं होगी। सही बात है एकदम। बच्चों आई रियली वांट कि आप एक पेन लीजिए, उसमें अंगूठी, रिंग समझते हो बच्चों, रिंग, उस रिंग को इसमें डाल के इसको इमेजिन कीजिए, और बच्चों अगर रिंग ऐसे घूमेगी तो आपको ज्यादा फील आएगी कि कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे। अभी मेरे पास बच्चों रिंग नहीं है, वरना मैं आपको समझा देता, बट एक बार आप देख भी सकते हैं। बच्चों ये देखो, ये जो पेन है, अगर आप यहाँ पे एक छल्ला फंसाएंगे, रिंग फंसाएंगे, तो अगर रिंग ऐसे घूमेगी बच्चों, रिंग मीन्स अगर ऐसे रोड घूमेगी, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस बीड को बच्चों इस डायरेक्शन में मिलेगा। और अगर रोड ऐसे घूम रही है तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? आर अल्फा होगा। और वो आर अल्फा बच्चों इस डायरेक्शन में, देखो ये जो आर अल्फा वाला एक्सेलरेशन है वो इस रोड के परपेंडिकुलर है। वो बेटा फ्रिक्शन नहीं दे सकता, फ्रिक्शन तो हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है। तो ये जो हमारे पास रिंग थी, ये अगर रोड ऐसे अल्फा से घूमेगी तो बेसिकली इस बीड पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, एक जो नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन क्या देगा? AT देगा। क्लियर है बच्चों? और एक नॉर्मल कैसे होगा, अगर आपने ऐसे रिंग रखी हुई है तो ऐसे एक नॉर्मल लगेगा जो उसके वेट को बैलेंस करेगा। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात क्लियर है? और अगर आप एक रिंग यहां डालेंगे बच्चों तो आपको दिखेगा कि एक ही पॉइंट पे टचिंग हो रही है बच्चों, एक ही पॉइंट पे टचिंग हो रही है। ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे टचिंग हो रही है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे टचिंग नहीं हो रही। तो N1 mg को बैलेंस करेगा, N2 AT देगा। बच्चों एक ही पॉइंट पर दो नॉर्मल लग रहे हैं तो नेट नॉर्मल की बात करेंगे, और N1 और जो N2 बच्चों मैंने बोला
उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो नेट नॉर्मल इस केस में अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर आएगा। नाउ लेट मी गो टू द बोर्ड एंड एक्सप्लेन इट वंस अगेन गाइस। तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको देखना है, बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, जो मैंने बताया था कि यार इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा जो 80 देगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर ये रोड अल्फा से घूमेगी तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 80 लगेगा। और ये कौन देगा, रोड इसको एक नॉर्मल प्रोवाइड कर रही होगी स्पीड को, ठीक है बच्चों, अंदर की ओर। और वो n1 क्या होगा, m टाइम्स 80, और जो n2 है वो इसके फोर्स को बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा होगा। ये बात क्लियर है बच्चों, दो नॉर्मल लग गए। अब यार तुम्हारे मन में आएगा सर कि जो फ्रिक्शन लिखूं वो मैं म्यू n1 प्लस म्यू n2 लिखूं, या फिर म्यू टाइम्स अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर लिखूं, क्या लिखा जाए प्रोफेसर। बच्चों उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं, बहुत डाउटफुल रहता है बच्चे को, इसलिए बच्चों मैंने दो सवाल रखे हैं इसी वैरायटी के ऊपर। जो अगला सवाल होगा वहां बच्चों म्यू n1 प्लस म्यू n2 लेंगे, बट इस वाले क्वेश्चन में बच्चों म्यू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर लेंगे। लेट मी एक्सप्लेन ये डिसाइड कैसे होगा। बच्चों अगर मैं यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा इस बीड को, और बच्चों इसके क्रॉस सेक्शन को रोड के, ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने बनाया वो रोड का क्रॉस सेक्शन है, और बच्चों ये जो बड़े वाला है वो बीड का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे टचिंग हो रही है। तो एक ही पॉइंट पर बच्चों नॉर्मल रिएक्शन n1 भी लगेगा। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा बच्चों, तो n1 कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है बेटा, और n2 mg को बैलेंस करेगा। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री जो आपको मैंने शो किया था, ठीक है बेटा, यहां से ऑब्जर्व करने पर ये डायग्राम मैंने बनाया। क्लियर। तो एक ही पॉइंट पर बच्चों दो नॉर्मल है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो नेट नॉर्मल जो होगा वो फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। नेट नॉर्मल क्या होगा बच्चों, एक ही पॉइंट पे लग रहा है तो अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। तो फ्रिक्शन का वैल्यू बच्चों मैक्सिमम क्या होगा, म्यू टाइम्स n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बेटा इसको घूमना भी है, तो घूमना है बच्चों, तो अल्फा है मतलब 80 भी चाहिए और AR भी चाहिए, बट 80 तो नॉर्मल ने दे दिया। अब क्या चाहिए इसको, AR। और बच्चों AR तो अलोंग द सेंटर लगता है, मतलब इसके प्लेन में इसके अलोंग मुझे कुछ फोर्स चाहिए। तो 80 तो देखो बेटा, अगर मान लो 80 जैसे पीछे वाले सवाल में क्या था, 80 भी इसके प्लेन में ही था, है ना बेटा, 80 भी इसके प्लेन में ही था, और फ्रिक्शन तो अलोंग द प्लेन अलोंग द सरफेस कहीं भी लग सकता है। अब यहाँ तो 80 बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन जा रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन सिर्फ सेंट्रीपिटल दे पाएगा। सोच पा रहे हो बच्चों, सोचिए, यहाँ पे फ्रिक्शन सिर्फ सेंट्रीपिटल देगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर नोट। अब इतना फ्रिक्शन चाहिए वो बच्चों अवेलेबल भी तो होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होगा सोचिए, म्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 बच्चों, m80 है r अल्फा, बट r इज r नोट, और n2 इज बैलेंसिंग द वेट। क्लियर है बच्चों। तो इसको सोल्व करेंगे तो टाइम का वैल्यू निकल आएगा, कितने टाइम पे स्लिपिंग शुरू होगी। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, फेबुलस क्वेश्चन बच्चों, फेबुलस क्वेश्चन। और आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे म्यू n1 प्लस म्यू n2 नहीं करना। क्लियर है बेटा। अब मैं एक और सवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बार बच्चों जो क्रॉस सेक्शन है रोड का वो रेक्टेंगुलर है, और बीड का क्रॉस सेक्शन भी रेक्टेंगुलर है। अगर ऐसा होगा तो बच्चों सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है ना। अब समझना कैसे बदलेगी, आप खुद भी सोचो बच्चों। अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की रोड है और आपने अगर बीड भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की रखी, तो बच्चों एक तो ऐसे फ्लैट वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे टचिंग होगी, एक बच्चों यहाँ पे टचिंग होगी, दो कॉन्टेक्ट सरफेस बनेंगे, है ना। यहाँ पर तो बच्चों एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस बना था, तो यहाँ पे बच्चों दो कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा, सेम सवाल है बच्चों, सेम ही सवाल है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली बच्चों ये अपना रोड का क्रॉस सेक्शन है ये वाला, और ये बीड का, तो मैंने कलर वाइज थोड़ा सा गलती कर दी, बट आप समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस पे एक n1 लगेगा, जो मैंने n2 बोल दिया, n2 विल बैलेंस द वेट ना बच्चों, और जो n1 होगा अंदर की ओर, दैट विल प्रोवाइड द 80, ठीक है बच्चों, वो 80 प्रोवाइड करेगा। तो यू कैन सी
N1 अपना AT प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, और N2 अपना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब बच्चों दो अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस बने हैं यहाँ पे, दो अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस बने हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी दोनों के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग निकलेगा। ठीक है, वहां पे एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहा था, यू कैन सी बच्चों, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहा था, बट यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहे हैं, तो इस वाले नॉर्मल के कोरस्पॉन्डिंग अलग फ्रिक्शन आएगा बच्चों, इस वाले नॉर्मल के कोरस्पॉन्डिंग अलग फ्रिक्शन आएगा। क्लियर है? चलो बच्चों, दोनों के दोनों अलोंग द सेंटर ऑफ कोर्स जाएंगे, F1 भी और F2 भी। क्लियर? तो एफ नेट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बेटा वो F1 प्लस F2 होगा। ठीक है, तो म्यू एन वन प्लस म्यू एन टू होगा। और आप चाहे तो फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में भी सेंट्रीपिटल देगा, ठीक है ना, बिकॉज नॉर्मल 80 दे रहा है, अलोंग द सेंटर फ्रिक्शन लगेगा, तो इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है एम ओमेगा स्क्वायर आर नोट, और इतना फ्रिक्शन हमें चाहिए, वो अवेलेबल भी होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, तो टाइम का वैल्यू पता लग जाएगा जब स्लिपिंग शुरू होगी। ये दोनों अपने आप में बहुत शानदार सवाल हैं, एंड आई होप आपको मैं समझा पाया हूंगा कि यहाँ पे N1 प्लस N2 क्यों लिया, और बच्चों यहाँ पे अंडर रूट N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर क्यों लिया। क्लियर है? पक्की बात बच्चों? चलिए, अब एक छोटा सा बच्चों टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, कि यार अगर जो हमने एटवुड मशीन पढ़ी है उसमें क्या किया था बच्चों, पुली है ना, स्ट्रिंग होती है उसके ऊपर, और हम ये मानते हैं कि सिचुएशन आइडियल है, दोनों साइड टेंशन सेम होगी, है ना बच्चों, दोनों साइड टेंशन सेम होगी। लेकिन एक मैंने स्पेशल सेशन लिया था बच्चों, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द टेंशन, और मैंने कहा था कि अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो टेंशन स्ट्रिंग के, बेसिक स्ट्रिंग मासलेस हो, स्ट्रिंग के अलग अलग सेक्शन में बच्चों अलग अलग टेंशन आ सकती है अगर फ्रिक्शन आ गया था। याद है मैंने कहा था कि एक स्ट्रिंग है अपने, एक पर्सन उस पे हैंग करे खड़ा है, और दूसरा पर्सन नीचे ऊपर ए से जा रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में बच्चों सब में टेंशन अलग अलग आई थी। याद है कि नहीं है? ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये बोल दिया कि स्ट्रिंग और पुली के बीच में बच्चों, पुली ऑफ कोर्स फिक्स है, पुली ऑफ कोर्स फिक्स है, ठीक है ना, स्ट्रिंग और पुली के बीच में बच्चों फ्रिक्शन मैंने घुसा दिया, और इतना सा सेक्शन कंसीडर किया इस वाली रोप का, और बच्चों मैं यहाँ पे टेंशन T1 मान रहा हूं और यहाँ पे टेंशन T2 मान रहा हूं। ठीक है, और मैं मान रहा हूं कि थीटा एंगल में ही ओनली रोप प्रेजेंट है और म्यू का वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, और इसकी टेंडेंसी ऐसे जाने की है नीचे की ओर, इस साइड बच्चों स्लिप करने की है, तो मैं T2 को अभी स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो टेंडेंसी टू मूव, लेट अस सपोज बच्चों ऐसे इस तरफ है, तो क्या होगा, T2 विल बी मोर देन T1 होगा। तो मुझे बताना है कि T2 T1 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आता है T2 इज इक्वल टू T1 ई टू दी पावर म्यू थीटा। ये बात तो क्लियर होगी आपको कि फ्रिक्शन आ गया है, तो ऑफ कोर्स बच्चों क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स टेंशन अलग अलग होगा। तो इसी का प्रूफ मैं आपको बच्चों कराने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। क्लियर? देखिएगा, ये अपनी पुली है, और बच्चों मैं छोटा सा सेक्शन लेता हूँ स्ट्रिंग का, हालांकि मैं बड़ा दिखाऊंगा इसको, बट ये एक्चुअल में बच्चों छोटा सा ही है। ठीक है, और मैंने डी थीटा का बच्चों, डी थीटा विड्थ का सेक्शन ले लिया, जैसे मैंने टेंशन इन रोटेटिंग रिंग में काम किया था बिल्कुल वैसा ही डी थीटा विड्थ का बच्चों मैंने सेक्शन ले लिया। और क्योंकि देखो बेटा टेंडेंसी टू मूव है, एक्चुअल में स्लिप नहीं कर रही, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं आ रहा, ये पुली भी नहीं घूम रही, और बच्चों स्ट्रिंग भी नहीं चल रही, सब रुका पड़ा है, सब रुका पड़ा है बच्चों, बिंदास तरीके से सब रुका पड़ा है। बोलो क्लियर है क्या? सब रुका पड़ा है ना, पुली भी रोटेट नहीं कर रही, पुली नॉट रोटेटिंग। ठीक है बच्चों, स्ट्रिंग भी स्लिप नहीं कर रही, स्ट्रिंग भी नॉट स्लिपिंग। ठीक है ना, लेकिन बच्चों इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की है ना, अगर हल्का सा भी कुछ अगर मैंने एड ऑन कर दिया तो वो इस तरफ मूव कर जाएगी। ये हम मान के बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे टेंशन बच्चों टी मान लिया, तो कैन आई से, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे 2d थीटा माना था, तो यहाँ पर भी 2d थीटा मान लो या डी थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट को मैं डी थीटा मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टेंशन बच्चों मैंने मान ली, हालांकि सेम तो नहीं मान सकता बिकॉज फ्रिक्शन भी है, तो मैंने t प्लस डी टी मान लिया। बोलो क्लियर? ठीक है बच्चों,
और मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में टेंडेंसी टू मूव है बच्चों, इस डायरेक्शन में टेंडेंसी टू मूव है, तो फ्रिक्शन अगर मैं रोप की बात करूंगा तो कैसे लगेगा बच्चों? सोच के बताओ यार। अगर मैं रोप पर लगने वाले फ्रिक्शन की बात करूंगा तो वो कैसे लगना चाहिए बच्चों? सोच के बोलिए। ये लगना चाहिए ऐसे ऐसे, तो मैं डीएफ मान लेता हूँ बच्चों, डीएफ मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्रिक्शंस, डीएफ बच्चों ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और बेसिकली पुली पर यही डीएफ आगे लगेगा जो पुली को रोटेट करने की कोशिश करेगा। बट इस केस में बच्चों हम रोटेशन नहीं मान रहे हैं, हम लाइक नोट रोटेटिंग मान रहे हैं, नोट स्लिपिंग मान रहे हैं। जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो पुली भी घूमेगी, तो वो बाद की बातें हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो मैं रिलेशन क्या लिख पाऊंगा बच्चों? पहला रिलेशन में लिख पाऊंगा, अगर मैं स्ट्रिंग को सीधा कर दूं तो स्ट्रिंग के ऊपर लेफ्ट में टी लग रहा है, इस डायरेक्शन में बच्चों डीएफ लग रहा है, और राइट डायरेक्शन में टी प्लस डी टी लग रहा है। ठीक है, तो टी प्लस डी टी राइट में फोर्स है और लेफ्ट में कितना है बच्चों? टी प्लस डी एफ है। ठीक है जी, तो डी टी का वैल्यू क्या आ गया? डी एफ के बराबर आ गया। क्लियर है? अब यार सारा खेल है कि इसको यार dt को या df को कैसे लिखा जाए। तो मैंने सोचा यार कि df को लिखने का बड़ा आसान तरीका है ना बच्चों? ध्यान से देखिएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल अगर dn है, तो बच्चों कैन आई राइट dt इज इक्वल टू म्यू टाइम्स dn। जस्ट अबाउट टू स्लिप है बच्चों, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो फ्रिक्शन को मैं लिख पाऊंगा ना म्यू टाइम्स एन। जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो बच्चों dn को मैं df को लिख पाऊंगा म्यू टाइम्स dn। क्लियर है? अब इस dn को बच्चों, इस dn को तो हम आई थिंक लिख सकते हैं कैसे, देखो। इस dn को बैलेंस कौन कर रहा होगा? स्ट्रिंग तो अपनी मासलेस है बच्चों, स्ट्रिंग तो अपनी मासलेस है, वही की वही। क्लियर? तो इस dn को बैलेंस कौन कर रहा होगा? तो आंसर है बच्चों, इस टी ओ डी प्लस डी टी का जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो dn को बैलेंस कर रहा होगा। अब ध्यान से देखना, मैं इस ब्लू सेक्शन का एफबीडी बच्चों बनाने जा रहा हूँ। ऐसे लगेगा टी, ऐसे लगेगा टी प्लस डी टी, और मैंने इस कंप्लीट एंगल को डी थीटा माना है। तो बच्चों ये एंगल क्या होगा? डी थीटा बाई टू होगा, और ये एंगल भी क्या होगा? डी थीटा बाई टू होगा। क्लियर? ऊपर लगा dn, और बच्चों नीचे की ओर क्या लग जाएगा? टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई टू। क्लियर है? अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मानूंगा बच्चों, तो dn को मैं क्या लिख पाऊंगा? टी साइन डी थीटा बाई टू विल बी अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई टू, प्लस में टी इंटू साइन डी थीटा बाई टू विल बिकम अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई टू, और अगली टर्म क्या बनेगी बच्चों? डी टी डी थीटा बाई टू। लेकिन dt भी बहुत स्मॉल है बच्चों, डी थीटा भी बहुत स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेटली इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल एलिमेंट को मैं जीरो कर सकता हूं। तो dn का वैल्यू क्या बन जाएगा? t टाइम्स डी थीटा। क्लियर है बच्चों? तो dt क्या बन जाएगा बोलो? म्यू टाइम्स dn कितना है? t टाइम्स डी थीटा। अब तो क्वेश्चन बन गया dt बाई टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी थीटा। ठीक है बच्चों, मैं थीटा को यहां से मेजर कर रहा हूं। जब थीटा जीरो है बच्चों, तो टेंशन T1 है, एंगल थीटा पे टेंशन T2 है। तो क्या बनेगा रिजल्ट? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये बनेगा ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। है ना बच्चों? मैं मान रहा हूं कि म्यू जो है वो कांस्टेंट है, म्यू बच्चों एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, म्यू को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। तो बनेगा म्यू थीटा। तो T2 का वैल्यू क्या बन गया? T1 e टू दी पावर म्यू थीटा। अगर एक बहुत टफ सिनेरियो बच्चों में कंसिडर कर लूं, जो कि ओलंपियाड्स में आ सकता है, कि यार जो म्यू है वो भी एंगल के साथ वेरिएशन कर रहा है, तो बच्चों उस केस में T2 को कैसे लिखा जाएगा? T1 e टू दी पावर इंटीग्रेशन म्यू डी थीटा। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे म्यू को ऐसे फंक्शन ऑफ एंगल पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। क्या रिजल्ट्स आपको समझ में आए हैं बच्चों? ठीक है, तो आपके सामने मैंने प्रूफ करा दिया। एक बार आप चाहो तो फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो बच्चों, दोबारा सुन सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, T2 इज इक्वल टू T1 e टू दी पावर म्यू थीटा। इस फॉर्मूले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों सीख लेते हैं। ये जो थीटा है वो एंगल है जो बच्चों टचिंग हो रही है ना रस्सी की पुली के साथ। जितने एंगल में
पुली की रस्सी के साथ टचिंग हो रही है, ये वो वाला एंगल है। अगर मैं एटवुड मशीन की बात कर लूंगा बच्चों, अगर मैं एटवुड मशीन की बात कर लूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो एटवुड मशीन के अंदर बच्चों ऐसे जो स्ट्रिंग होती है वो पूरा पाई एंगल सबटेंड करती है, यस और नो बच्चों। और यहाँ पे टेंशन मैंने मान लिया T1, यहाँ मैंने टेंशन मान लिया T2, ठीक है बच्चों। और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे टेंडेंसी सिस्टम की जाने की है तो T2 ज्यादा होगा, तो आई से बच्चों T2 विल बी T1 ई टू दी पावर म्यू थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई। क्लियर है? ठीक है जी। तो जिस तरफ सिस्टम की टेंडेंसी हो जाने की वहां की टेंशन ज्यादा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे टेंशन मैंने कुछ मान ली, तो इस ज्यादा वाली टेंशन को कम वाली टेंशन इंटू ई टू दी पावर म्यू, और जितना भी एंगल कॉन्टेक्ट में है स्ट्रिंग का पुली के साथ वो एंगल आ जाएगा। क्लियर है? आओ बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, इरोडो का बड़ा जोरदार सवाल है, इरोडो का 1.93 पढ़िए। A fixed pulley carries a weightless thread of masses m1 and m2 at its ends. There is a friction between the thread and the pulley. It is such that the thread starts slipping when the ratio m2 by m1 becomes eta naught. ठीक है बच्चों, जस्ट स्लिपिंग शुरू हो जाएगी अगर ये रेशियो अपना मासिस का ईटा नोट हो जाए। तो आइए एक सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो एक पुली है अपने पास और इसके दोनों साइड हमें ऐसे, देखो, लेट मी टेक द रेड पेन। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहाँ पे मैं मान लेता हूं बच्चों M1 को, और यहाँ मान लेता हूं M2 को, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन मैंने मान लिया T2, यहाँ मान लिया T1। अभी बच्चों जस्ट अबाउट टू स्लिप की बात कर लेते हैं, जस्ट अबाउट टू स्लिप की बात कर लेते हैं, मतलब अभी स्लिपिंग शुरू नहीं हुई है, जस्ट स्लिप करने वाली है। तो उस इंस्टेंट पे बच्चों M2 बाई M1 का रेशियो क्या है, ईटा नोट है। क्लियर है? तो कहना इसे कि यार जो T2 होगा, ठीक है बच्चों, मैं मान रहा हूं कि जो ये ईटा नोट है वो एक से बड़ा नंबर है बच्चों, मैं ऐसा मान के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। मतलब M2 को मैं बड़ा मान के बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, तो T2 बड़ा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा M1 को बड़ा मानेगा तो बच्चों T1 बड़ा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मैं एक बार M2 को बड़ा मान के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस सिस्टम की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में स्लिप करने की होगी। तो T2 को बच्चों में क्या लिख पाऊंगा, T1 टाइम्स ई टू दी पावर म्यू थीटा। बट बच्चों यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, पाई बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सही बात है। ऐसा मैं कब लिख पाऊंगा, व्हेन द सिस्टम इज अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप। बच्चों उसी कंडीशन में तो हमने डिराइव किया था इसको, याद है कि नहीं है ना बच्चों? जस्ट टेंडेंसी टू मूव जस्ट अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में हमने इसको डिराइव किया था, तो वही अपन लगाने वाले हैं। अच्छा सोचो बेटा, अभी जस्ट अबाउट टू स्लिप है, मतलब स्लिप करना शुरू नहीं किया, मतलब बच्चों रस्सी स्लिप करना शुरू नहीं की, मतलब ये M2 मूव नहीं किया, मतलब ये M1 मूव नहीं किया, तो कहना इसे बच्चों T2 का वैल्यू होगा M2 जी। वैसे ही बच्चों कहना इसे T1 का वैल्यू होगा M1 जी, ई टू दी पावर म्यू पाई। सही बात है, जी से जी कट गया, तो बना M2 बाई M1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर म्यू पाई, बट M2 बाई M1 इज ईटा नोट। ठीक है बच्चों, ई वहां जाके बनेगा ln, अपॉन में पाई आएगा, दैट विल बी म्यू। बच्चों इतना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा स्ट्रिंग और पुली के बीच में। गाइस प्लीज अलाउ मी टू वेरीफाई द आंसर। मैं एक बार जल्दी से आंसर एक बार इरोडो में चेक कर लेता हूं कि क्या आंसर है। प्लीज गिव मी अ मिनट गाइस। इतने आप जल्दी से बेटा सॉल्यूशन देखो, मेरे अकॉर्डिंग सब सही काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक बार फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, है ना बच्चों, मैं एक बार जल्दी से इसका आंसर इरोडो में चेकआउट कर लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1.93, ठीक है, 1.93 का आंसर है बच्चों ln ईटा नोट बाई पाई। एकदम परफेक्ट आंसर है बच्चों, एकदम परफेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अब देखो बच्चों, जब आपने ये रेशियो ईटा नोट रखा तो जस्ट स्लिप करने वाला है, उससे हल्का सा भी ज्यादा कर दिया तो बच्चों एक्सेलरेट करेगा, रस्सी स्लिप करना शुरू होगी,
ब्लॉक्स बच्चों चलना शुरू होंगे, ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन आएंगे। बोलो आएंगे नहीं आएंगे? एकदम आएंगे। वही हमसे बच्चों पूछा है, तो मैं आइए करता हूं बच्चों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या अब इसने बोला कि जो रेशियो है, रेशियो M2/M1 का, दैट इज बेसिकली ईटा, बट दैट इज मोर देन ईटा नोट। तो कंफर्म बात है बच्चों, कंफर्म बात है कि इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा ए, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो अभी भी वैलिड होगा बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए होगा। बिकॉज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है अपने पास, तो अगर ये ए से नीचे आएगा तो बच्चों ये ए से ही ऊपर जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा अब M1 का, तो बोलो क्या बनना चाहिए? M1 पर बच्चों लगा T1 ऊपर, नीचे लगा M1G, दैट इज इक्वल टू M1A। और अगर मैं M2 का एफबीडी बनाऊंगा तो बच्चों क्या आएगा, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए बच्चों? ये अपना बनना चाहिए कितना, M2A। सही बात है यार, बोलो यस और नो? कोई दिक्कत बच्चों? क्या मैं T2 को लिख पाऊंगा बच्चों? T2 को मैं लिख पाऊंगा T1 टाइम्स e टू दी पावर म्यू टाइम्स पाई। बच्चों बोलो यार, बच्चों टेंशन का रिलेशन तो हमने होल्ड करेगा। T2 विल बी T1 e टू दी पावर म्यू थीटा। क्लियर है जी? तो T2 क्या बनेगा बच्चों, T1 e टू दी पावर, बच्चों म्यू तो हम निकाल चुके हैं ना पीछे वाले पार्ट में, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट थोड़ी बदलेगा इसके मूव करने या ना करने से। म्यू तो बच्चों प्रॉपर्टी सरफेसेस की है ना, कि कितना रफ है उस पे डिपेंड करेगा। तो म्यू तो चाहे मूव करे चाहे ना करे, म्यू नहीं बदलेगा। तो म्यू का वैल्यू क्या था, एल एन ईटा नोट बाई पाई है, तो पुट कर सकते हैं बच्चों, एल एन ईटा नोट बाई पाई, उससे पाई कट जाएगा। तो बच्चों T2 क्या बना, T1 e टू दी पावर, अगर एल एन है तो ये कैंसिल होके बच्चों ईटा नोट बन जाएगा। सही चीज है यार, कोई दिक्कत है बच्चों तो बताइए? सब बढ़िया, पक्की बात? अरे सोच लो। ठीक है बच्चों, तो M2G, T2 का वैल्यू क्या बनेगा, T1 ईटा नोट इज इक्वल टू M2A। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से T1 को एलिमिनेट कर दो। कैसे करोगे जी? T1 का वैल्यू यहां से निकाल के बच्चों इसमें डाल दो, तो क्या बनेगा, M2G माइनस T1 का वैल्यू क्या बनेगा फर्स्ट इक्वेशन से, M1G+A। लेकिन बच्चों T1 के साथ एक और टर्म है ईटा नोट इज इक्वल टू M2A। समझ में आई बात? तो बेटा क्या बनेगा, M2G माइनस M1G ईटा नोट इज इक्वल टू M1A ईटा नोट प्लस M2A। तो ए का वैल्यू क्या बन गया, G कॉमन, M2 माइनस M1 ईटा नोट डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बच्चों, M2 प्लस M1 ईटा नोट। अरे बोलो भाई, क्लियर है? अरे बेटा बस ए को कॉमन ले लो, M1 ईटा नोट प्लस M2, और यहाँ पे क्या बनेगा, M2 माइनस M1 ईटा नोट टाइम्स G। अब यार थोड़ा सा इसको अच्छा आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। पूरे के पूरे रिजल्ट को बच्चों M1 से भाग कर दो, दोनों तरफ M1 से भाग करेंगे तो यहाँ बनेगा M2/M1, और M2/M1 क्वेश्चन में ईटा गिवन है, M1 से भाग करेंगे तो M1 उठ जाएगा तो ईटा नोट आएगा, अपॉन M1 से भाग करेंगे तो M2/M1 ईटा बन गया, M1 से भाग करेंगे तो बच्चों ईटा नोट आ जाएगा। दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। गाइस लेट मी चेक वंस कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। G टाइम्स ईटा माइनस ईटा नोट अपॉन ईटा प्लस ईटा नोट, बच्चों एकदम परफेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर चांस है कि जेई एडवांस में पूछे जाएं, बट अगर आप ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर बच्चों, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे क्वेश्चंस डील करने हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी डायरेक्शन में टेंडेंसी हो मूव करने की, वहां की टेंशन बच्चों ज्यादा होगी अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो, है ना? तो उस टेंशन को हम इस साइड की टेंशन से कैसे रिलेट करेंगे, T2 विल बी T1 e टू दी पावर म्यू थीटा, जहाँ पे बच्चों थीटा वो एंगल है जितना टचिंग हो रहा है स्ट्रिंग का पुली के साथ। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आप बहुत अच्छे से
जितने भी मैंने आपको होमवर्क असाइन कर रखे हैं कर लीजिए। जल्दी से मैं डिस्कशन प्लान करता हूं और बच्चों हम इसका डिस्कशन खत्म करके अपना नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू करेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, काफी है इतना आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।